हेलो गाइस। नरेश भाई एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पीडब्ल्यूई में आपके बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं। मेहनत से पढ़ाई करिए, मेहनत से हम भी पढ़ा रहे हैं, दोनों लोग मिल के चला जाए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, कहाँ तक पढ़ा दिए थे? पीडब्ल्यूई में आपको हम पढ़ा रहे थे एसी सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं एसी फंडामेंटल। क्या पढ़ा रहे थे? एसी फंडामेंटल में मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं एक बार। एसी फंडामेंटल मतलब एसी सिस्टम पढ़ा रहे थे आपको, और एसी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था एक चीज, क्या क्या कि इसका ईएमएफ इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो V इक्वल टू कितना निकल गया था? Vm साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आया था। इसका वेव डायग्राम कैसे आया था? यह था उसका वेव डायग्राम। ठीक है, इक्वेशन था और उसका क्या था? वेव डायग्राम था एसी फंडामेंटल का। फिर मैंने आपको कुछ डिफिनेशन लिखवाए थे, मैंने को बोला था आपको कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। सब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस डिफिनेशन लिखवाए थे। कौन कौन डिफिनेशन लिखवाए थे? तो याद कीजिए, आपको हम एक लिखवाए थे सबसे पहले, आयाम का, एम्पलीट्यूड का, और इसके बारे में हम लोग विद्युत रूप से पढ़ चुके हैं। दूसरा आपको लिखवाए थे आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का, इसको भी आपको पढ़ा चुके हैं। थर्ड, इसके बाद आपको हम पढ़ाए थे औसत मान, औसत मान, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर आपको पढ़ाए थे आरएमएस मान, चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आपको हम क्या पढ़ाए थे याद कीजिए, इसके जस्ट बाद पढ़ाए थे रूप गुणांक, रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब आपके आपके डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आवर्तकाल, हाँ एक और पढ़ाए थे आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक, इतना पढ़ा चुके थे, जरा ध्यान दीजिएगा। आयाम को मैंने क्या कहा था, इसमें देखेंगे तो यही आपका आयाम होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वह आयाम होता है। फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, मात्रक क्या होता है इसका? हर्ट्ज होता है। और इसकी जो वैल्यू आई थी 1/t आया था, या फिर ओमेगा/2 पाई आया था, कि 2 पाई/ओमेगा आया था। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा, नहीं नहीं उल्टा हो गया ये। कितना आ जाएगा इसमें? ये ओमेगा/2 पाई आ जाएगा। ओके, और औसत वैल्यू कितना आया था? एवरेज, तो वी एवरेज जो आया था, याद कीजिए 2 Vm/पाई आया था, ये भी पढ़ा दिए थे। आरएमएस कितना आया था? वी आर एम एस आया था Vm/√2, ये भी पढ़ा दिए थे। रूप गुणांक कितना आया था? रूप गुणांक होता है आरएमएस, अब भाई कितना होता है? एवरेज। इसकी वैल्यू आया था 1.11 जो फिक्स होता है। आवर्तकाल को टी से लिखते हैं, टी इक्वल टू कितना आया था? 2 पाई/ओमेगा। इतना पढ़ा दिए थे। आज का टॉपिक हमारा होगा, लास्ट टॉपिक, वो होगा पीक फैक्टर, या बोलेंगे शीर्ष गुणांक। शीर्ष गुणांक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पीक फैक्टर। ओके, पीक फैक्टर, तो ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, पीक फैक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछेगा ये। तो देखिए, बहुत जैसे आपका रूप गुणांक था ना, वैसे भी है पीक फैक्टर। तो देखिए, जैसे आप आरएमएस बाई एवरेज लेते थे, तो पीक है, तो पीक का जो वैल्यू होती है, पीक फैक्टर मतलब शीर्ष गुणांक की वैल्यू, पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? वह होता है मैक्सिमम वैल्यू
मैक्स वैल्यू अब बटा होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये होता है पीक फैक्टर। आया समझ में? तो ये हमारा कौन सा वैल्यू होता है? पीक फैक्टर, शीर्ष गुणांक। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन तुम लोग खुद बताओ कैसे डिफाइन करोगे। तो वही चीज किसी राशि का, जैसे पहले किए थे वैसे अभी भी करेंगे। किसी राशि का, किसी राशि का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू तथा इसी को लिख देना है आरएमएस वैल्यू, तथा आरएमएस वैल्यू के, आरएमएस वैल्यू के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? शीर्ष गुणांक कहते हैं। शीर्ष गुणांक, शीर्ष गुणांक कहते हैं। या फिर कौन सा फैक्टर? पीक फैक्टर। किसी राशि के, क्या बोलेंगे हम? किसी राशि के मैक्सिमम वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू के अनुपात को क्या बोलते हैं? शीर्ष गुणांक कहते हैं। आरएमएस मैक्सिमम बटा कितना हो जाएगा? आरएमएस। इसे इसे उसमें एफ से डिनोट करते थे, फार्म था, इसमें पी है तो इसे केपी से डिनोट करते हैं। इसे केपी से लिखा जाता है। किससे लिखेंगे? केपी से। तो बताओ केपी इजकल टू क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर इजकल टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे? वीएम, और आरएमएस वैल्यू उसको क्या लिखेंगे? वी आरएमएस, और इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। तो कौन सा पहाड़ है इसमें बाबू? इतना आसान है। केपी इजकल टू मैक्सिमम बटा कितना हो जाएगा? आरएमएस हो जाएगा। अब मान लो कि इसको सपोज दैट, अब तुमको इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो यहां से केपी इजकल टू कितना आ जाएगा बताओ? जो फार्मूले में दिख रहा है वहां से केपी कितना आ जाएगा? यहां से मैक्सिमम, मैक्सिमम को मैक्सिमम रहने दो, और आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? वीएम बाई √2। तो वीएम से वीएम कैंसिल, √2 ऊपर चला जाएगा। तो केपी का जो मान आ गया वो कितना आ गया? √2। या केपी का जो मान आ गया √2 का मान कितना होता है बाबू? 1.414। ओके, चलो तुम लोग बताओ इसका मात्रक क्या होगा? अरे वोल्टेज से वोल्टेज तो कट ही गया, तो ये मात्रक विहीन होगा। लिखेंगे यह भी मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है। यह भी मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है। याद रहेगा? चलो अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इसका वैल्यू, तो बताओ √2 का वैल्यू क्या चेंज करेगा? नहीं, कोई वैल्यू इसमें कट गया, सब जो वैल्यू वेरिएबल वैल्यू था। मतलब यह भी क्या होता है? यह भी फिक्स्ड होता है। यह भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा कि बिल्कुल फिक्स होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है। ओके, चलिए, तो जितना आपको डिफिनीशन था मैंने डिफिनीशन आपको पढ़ा दिया। जितना डिफिनीशन आपको एग्जाम में आ सकते थे मैंने सभी डिफिनीशन को आपको पढ़ाकर खत्म कर दिया है। ओके, तो डिफिनीशन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें एसी का डिफिनीशन खत्म कर दिया मैंने। तो अब चलते हैं आगे, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जरा हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर आइए देखते हैं। चलो यही वाला न्यूमेरिकल करते हैं और बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ये ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, कर इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, आवृत्ति ज्ञात कीजिए, वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए, औसत मान ज्ञात कीजिए, रूप गुणांक ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात करिए। तो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे?
देखो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आए तो पहले जो डाटा दिया, न्यूमेरिकल कोई भी आए तो जो डाटा दिया रहता है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो देखो इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है। तो करंट का मान कितना दिया है बाबू, आई इक्वल टू दिया है 43.43.43 साइन 627 और टी, ठीक है यही है। ओके, इतना दे रखा है तो हमको कुछ करना नहीं है, अब इसको इन सबकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पहले बताओ कौन सी वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला है, देखिए जो फर्स्ट वैल्यू इसमें ज्ञात करेंगे हम वो ज्ञात करेंगे अधिकतम मान वीएम। वीएम इक्वल टू क्या होगा, ये तो कह रहा है, तो कुछ करना नहीं है, इसको कंपेयर कर दो। आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी से क्या कर दो, कंपेयर कर दो, बस फार्मूला लिखो उसे कंपेयर कर दो और सब आंसर आ जाएगा। इससे लिखेंगे से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलो इसे कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे देखो आई एम कितना आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो आई एम कितना आ जाएगा 43.43 एम्पियर, और ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, ओमेगा मान आएगा 627, यही तो है, और ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो ये आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अब चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला दिया है मैक्सिमम मान कितना, सॉरी वीएम नहीं, करंट है ना, तो करंट में क्या निकालना होगा, आईएम निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम वैल्यू। पहला हमको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम मान, या फिर इसको आयाम भी कह सकता था। तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा, यहां से आई एम की वैल्यू ही तो अधिकतम मान होगा, आ जाएगा 43। अरे यार कंपेयर तो किए हैं अभी, देखो कंपेयर कर लो कितना आ जाएगा 43.43 एम्पियर में आएगा ये। ठीक है बाबू, चलो अगला देखो क्या दिया है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति कितनी होगी, तो सेकेंड हम ज्ञात करेंगे क्या, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी आवृत्ति। तो कोई बात नहीं, ओमेगा इक्वल टू होता कितना है 2 पाई एफ, और एफ का मान कितना होगा यहां पर ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, और ओमेगा का मान दिया हुआ है कितना 627, अब बटा हो जाएगा 2 और पाई। इसकी वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग खुद से, ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इस वैल्यू को। क्योंकि हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आ जाएगा आपका 99.75। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 99.75। इतने हर्ट जाएंगे चाहे साइकिल पर सेकंड आएंगे, दोनों बात एक ही होता है। ओके, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा इसको अपने आप से। अब अरे यार वही डिवाइड कर लेना यार, मैथमेटिक्स चीज है, इसको डिवाइड कर लेना। अब तुमको मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाएंगे, इतना डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इतना टाइम नहीं निकालेंगे हम आपके लिए। अब देखो अगर पढ़ना है तो ये आप रीजनिंग में पढ़िएगा कैसे इसको पढ़ाया जाता है। अब देखो अगला लिखेंगे आरएमएस मान। अब आरएमएस मान देखो कैसे निकालेंगे, तो तीसरा है आरएमएस, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना होगा। तो हम जानते हैं क्या कि आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, आई एम बाई √2 होता है। अब देखो आई एम की वैल्यू यहां पर दे रखा है, पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया था बाबू 43.43, और √2 का मान 1.414। इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 30.7 एम्पियर। कितना आएगा बाबू 30.7 एम्पियर। मोबाइल से डिवाइड कर लीजिएगा। चौथा देखिए क्या निकालना है 4,
अरे यार अब ये मत समझना कि हमको आता नहीं है, मैथ में 50 पाने वाले में है, तो ये सब मत समझना कि नहीं आ रहा है। अब क्या है कि टाइम थोड़ा कम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। ओके, आप लोग ये डिवाइड कर लेना, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, डिवाइड कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला देखिए क्या दिया, औसत मान। औसत मान कैसे निकालेंगे, तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2im बटा कितना होगा, पाई। ये आई एवरेज कर लीजिएगा, वी लिख दिया हमने, ये आई होगा आई एवरेज। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, आई एवरेज की वैल्यू 2 और आई एम की वैल्यू कितना है 43.43 और पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा 27.43, 27.43 क्या आएगा एम्पियर, करंट है ना, तो एम्पियर में आ जाएगा। तो आई एवरेज भी आ गया, आई आर एम एस भी आ गया। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पांचवा कह रहा है कि रूप गुणांक ज्ञात कीजिए, फॉर्म फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो फॉर्म फैक्टर के एफ इजकल टू होता है कितना, आर एम एस बाई एवरेज। आर एम एस का मान कितना निकला है 30.7 और एवरेज का मान 27.43। सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको कितना भी तुम लोग सॉल्व करोगे 1.11 आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ओके, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप 1.11 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी ही आती है। ओके, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे ही डाटा लिख लिख कर आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, डाटा ऐसे लिखिए आप फिर उसको सॉल्व करते रहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, एक और न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आसान आता है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंपेयर करना आप लोग सीख जाइए, कंपेयर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये वाला। तो ये आप लोग खुद से करिएगा, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब मैं इसको करूंगा नहीं, बस आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग इसको खुद से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जो पिछला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन था, वो भी उसमें बस 43.4 दिन दिया था, इसमें 42, देखो यही तो अंतर है बस। करंट का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 42.42 साइन, उसमें 627 था, इसमें 628 टी है। ठीक है, इतना दे दिया है, तो कुछ करना नहीं है, कंपेयर कर करके और सब लोग आप लोग फाइंड कर लेंगे, आपको टफ नहीं है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से हल करें, खुद से हल करें। ये टफ क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अरे जो कराए हैं वैसे तो है सेम टू सेम यार, ये खुद से करिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है, धारा का अधिकतम, ये भी तो वही है, धारा का अधिकतम मान, धारा का औसत मान, वर्ग मान, मूल मान, रूप गुणांक ज्ञात करनी है, औसत मान, सब यही है, तो इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अच्छा देख ही लो, नहीं तो कहोगे सर जी बता नहीं है, खाली कह रहे हैं खुद सॉल्व करिएगा। कितना है देख लो, आई इजकल टू कितना है 21.21, यहाँ पर साइन है और कितना है 314 टी, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे, आई इजकल टू किससे, आई एम साइन ओमेगा टी से, ये हम कंपेयर कर लेंगे। अब चलो अब निकाल लो, पहला हमको क्या ज्ञात करना है, देखो फर्स्ट ज्ञात करना है धारा का अधिकतम मान आई एम, तो आई एम कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करोगे तो 21.21 एम्पियर, ये कौन आ गया तुम्हारा आई एम आ गया। सेकंड बताओ क्या ज्ञात करना है, सेकंड कर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा इजकल टू कितना होता है 2 पाई एफ, एफ तो एफ इजकल टू ओमेगा वाई कितना हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा वाई 2 पाई। ओमेगा का मान देखो यहाँ से देख लो, ओमेगा का मान कितना दिया 314 और 2 पाई 2 का मान 2 और 3.14, इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये 314 से 314 कट जाएगा, लगभग तुम्हारा 50 हट जाएगा। ठीक है, अरे मतलब ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, 50 हट आ जाएगा। चलो अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, तीसरा है आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आई आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एम बाई कितना आ जाएगा √2, आई एम का मान कितना दिया है बाबू 21.21 डिवाइड बाई √2 का मान 1.414, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा भाई, लगभग आपका 17 या कुछ ऐसे आएगा,
इसको भी आप लोग खुद से करिएगा। कितना आएगा? लगभग 15 एम्पियर आएगा। कितना आएगा ये? 15 एम्पियर। खुद से सॉल्व करेंगे। अब खुद से क्या, मैंने कर ही दिया। फिर आपका चौथा देखिए क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन में। चौथा कह रहा है कि एवरेज वैल्यू कितना निकालना है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2 IM/पाई। 2 IM/पाई। आई एम का मान कितना दिया है? 2। आई एम का मान कितना दिया है बाबू यहाँ से? 21.21। अब पाई का मान 3.14, चाहे 22/7 कर लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? आई एवरेज, आई आर एम एस, आई एवरेज 13.5। ठीक है। अब आप निकालेंगे कौन सा? रूप गुणांक। के एफ निकालेंगे तो के एफ का मान अभी भी कितना आएगा? 1.11। ये फिक्स है, आप कितना भी सॉल्व करिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल आपका टफ नहीं आएगा, बस एक कंपेयर करने वाला न्यूमेरिकल आएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, टाइम लॉस ज्यादा हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, आइए। हाँ, तो जितना आपका डिफिनीशन था, डिफिनीशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिफिनीशन के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल ही मैंने करा दिया था। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल आपका हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए कि जिसे आप सिंगल फेज सप्लाई, ये जो हम उत्पन्न किए थे ना, सिंगल फेज सप्लाई जनरेट किए थे, अगर 2 फेज करना हो, 3 फेज करना हो, 4 फेज करना हो, तो कैसे करेंगे, कैसे वेक्टर बनेंगे, कैसे इक्वेशन बनेंगे, कैसे, ये सब अब आप पढ़ेंगे। तो अब जो आपका नॉलेज है वो आपका ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो ये तो आपको सिंपल सा, सब सिंपल चल रहा था। अब चलते हैं थोड़ा नॉलेज पर। देखो, बहुत से बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज को, लेकिन आज आप समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ चीज। आइए कुछ चीज देखते हैं। क्या देखना है? ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है इसके बारे में जानना। देखो, आज हम देखेंगे कला तथा कलांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं, लेकिन आज आपको समझना है कि कला क्या है और कलांतर क्या है। ओके, कला और कलांतर क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बाबू? कला को बोलेंगे फेज एंड कलांतर को बोलेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, कला और कलांतर, ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है आपके लिए, ताकि इसके आधार पर अगले चीजों को आप लोग क्या कर सके, समझ सके कि कला क्या होता है और कलांतर क्या होता है। देखो, कलांतर, कला, कलांतर दो चीजों में लिया जाएगा, और कला हम सिंगल लेंगे। कला मतलब होता है कोण, जितने का कोण बनाता है उसी को कला कहते हैं। किससे बनाता है जरा ये देखिए, जैसे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ा रखा था, तो अभी कुछ समय पहले ऐसे मैंने एक गोला लिया था। शेप से चलते हैं। शेप लेते हैं ब्लैक, यहां पर चलते हैं, एक गोला खींचते हैं। चलो इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। देखो, अगर हमने यहां पर यह मान लो हमारा कंडक्टर है जो घूमेगा इसमें, और मैंने दोनों साइड में, जरा याद करो, दोनों साइड में मैंने एक नॉर्थ, ये देखो ये चीज समझना है, इसे थोड़ा आसान धीरा धीमा पढ़ाएंगे, इसको तेज नहीं पढ़ाएंगे। अभी जब तेज वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको तेज से कराएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन आसान नहीं है। अब देखो, इधर की तरफ नॉर्थ होता है और इधर तरफ कौन सा होता है? साउथ होता है। अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं वो हमारे नॉर्थ से किधर तरफ जाती हैं? साउथ की तरफ। ये हमारे फ्लक्स रेखाएं होती हैं, नॉर्थ से कहां जा रही हैं? साउथ की तरफ जा रही हैं। और यदि इनके बीच में मान लीजिए कोई कंडक्टर रख दें, जैसे कि मान लीजिए कि ये मोबाइल हमारा है, एक कंडक्टर है, और इसके बीच में रख दिया जाए ऐसे, ठीक है, इसके बीच में इसको घुमाया जाए, तब इसके बीच में रख के घुमाएंगे, तो आपको पढ़ाए थे इसके पहले भी कि जब कंडक्टर को रखेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसके बीच में हम कंडक्टर रख रहे हैं, कंडक्टर इसके बीच में
देखिए, मान लीजिए इसके बीच में मैं कंडक्टर रख रहा हूं, तो कोई कंडक्टर ऐसा है, कहे थे ना, कोई कंडक्टर हमारा, देखिएगा जरा ध्यान से, यह हमारा कंडक्टर है। ओके, तो बात क्या है कि कंडक्टर घूम के, जैसे यहां पर था, अब घूम के यहां पर चला गया, फिर यहां पर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो कंडक्टर का जो एक्सिस है ये, इससे जो फ्लक्स कोण बनाते हैं थीटा। ओके, तो थीटा क्या है, तो थीटा इजकल टू क्या है बाबू, तो क्वाइल या कंडक्टर, क्वाइल या कंडक्टर का, क्वाइल या कंडक्टर का फ्लक्स से, फ्लक्स से बनाया गया कोण है, फ्लक्स से बनाया गया क्या है, कोण है, एंगल है। एक तो ये हो गया, ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, याद रखना है, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यह हमारा एक गोला टाइप है ऐसे, ठीक है, और इसके दोनों साइड में एक नॉर्थ है, जरा ध्यान देना है चीज, और एक तरफ मान लो साउथ है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ है। तो फ्लक्स रेखाएं कहां से कहां जाएंगी, फ्लक्स रेखाएं नॉर्थ से किधर जाएंगे, साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो इसमें कंडक्टर रखा गया था, कंडक्टर वो स्टार्टिंग में यहां पर था, स्टार्टिंग में यहां पर था, लेकिन जब इसको कंडक्टर को घुमाया गया ऐसे, जब कंडक्टर को घुमाया गया, तो कुछ समय बाद जो हमारा कंडक्टर था, कुछ समय बाद जो कंडक्टर था वो यहां चला आया, यहां चला आया, या ए, और ये वाला ए डैश। तो स्टार्टिंग से कितना चला, वो थीटा चला। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो हम बोल सकते हैं चालक का या क्वाइल का, क्वाइल या कंडक्टर का, क्वाइल या कंडक्टर का, कहां से, प्रारंभिक बिंदु से, कंडक्टर का प्रारंभिक बिंदु से चली गई, प्रारंभिक बिंदु से चली गई कोणीय विस्थापन है, कह सकते हैं कोणीय विस्थापन है। वो कोणीय विस्थापन कितना कर रहा है, थीटा कर रहा है, ठीक है बाबू, कोणीय विस्थापन कितना कर रहा है, वो थीटा कर रहा है। तो दोनों को कह सकते हैं, देखो, किसी कंडक्टर का फ्लक्स से बनाया गया कोण, या प्रारंभिक बिंदु से चली गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा, को हम कला कहते हैं, क्या कहेंगे, कला कहते हैं। कला क्या चीज होती है, अब कला का डिफिनेशन यहां लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे किसी, लिखेंगे किसी चालक या, किसी चालक, सॉरी चालक या क्वाइल द्वारा, क्वाइल द्वारा फ्लक्स से बनाया गया कोण, फ्लक्स से, फ्लक्स से बनाया गया कोण, फ्लक्स से बनाया गया कोण, या या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही, को ही कलांतर कहते हैं, सॉरी सॉरी, को ही कला कहते हैं, कला नहीं, कलांतर नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कला कहते हैं, कला
याद रहेगा कि चालक या कॉइल द्वारा फ्लक्स से बनाया गया जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं। याद रहेगा कला क्या होता है। तो कला में बहुत लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं, कला होता क्या है। तो कला का मात्रक क्या होगा भाई, कौन सा होगा, कोण होगा। कला है, एंगल है, तो कोण का मात्रक क्या होगा। आप जो लेते हैं क्या लेंगे, इतने अंश उतना अंश आप लेते हैं ना, चाहे रेडियन ले लेंगे, जो मर्जी वो लीजिए, तो याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, तो कला क्या बोलेंगे, किसी फ्लक्स द्वारा बनाया गया कोण है, या फिर किसी चालक द्वारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसी को कला कहते हैं। तो फिर कलांतर क्या है, तो कला जो है एक कंडक्टर को लिए है, कलांतर दो कंडक्टर को ले लो तो कलांतर आ जाएगा। तो कैसे कलांतर होता है जरा उसके बारे में चलो देखो। कलांतर का डिफिनेशन हम यहां ऐसे देंगे, ध्यान दो। देखो कलांतर क्या है जरा ध्यान देना। मान लो कि यह एक कंडक्टर इसमें घूमने वाला है और इसके दोनों साइड में मैंने एक नॉर्थ बना रखा है और इस साइड में मैंने साउथ बना रखा है, नॉर्थ और साउथ बना रखा है। फ्लक्स रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाएंगी, कोई बात नहीं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे दो कंडक्टर हैं, यह है, और इस बार हम इसमें दो कंडक्टर को पुटअप किए हुए हैं। इस बार इसमें हमारे कंडक्टर की संख्या कितनी है, दो है, डबल है। एक कंडक्टर मान लीजिए कि यहां पर था, एक कंडक्टर हमारा यहां पर था। ओके, यह मान लेते हैं कंडक्टर जो है ए है और ए डैश है। एक कंडक्टर यहां पर था और जो दूसरा वाला कंडक्टर था सपोज दैट यहां पर था, यहां पर था। ठीक, ये वाला कंडक्टर बी है और ये वाला बी डैश है, अरे उसका प्रथम सिरा द्वितीय सिरा। तो देखो इस भाई साहब का जो कोण है यहां से वो कितना है, φ1 है, और इस भाई साहब का जो कोण है वो कितना है, φ2 है। ठीक है, तो दोनों का जो कला है, तो इसमें अगर मैं कहूं तो कला नंबर एक कितना है, φ1 है, और कला नंबर दो कितना है, वह है φ2 है। ओके, तो अगर इन दोनों का हमको कलांतर निकालना हो, तो क्या करोगे, कलांतर निकालना हो तो हम कर देंगे φ2 माइनस φ1, यही तो आएगा। तो ये जो एंगलवा आएगा इन दोनों के बीच का वो आएगा हमारा φ2 माइनस φ1, इसी को हम बोलेंगे कलांतर। ओके, कलांतर। लेकिन अब उसको डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन हम यही तो कह सकते हैं, φ2 माइनस φ1 ही तो इन दोनों के बीच का कोण है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दो कंडक्टरों के बीच का कोण कलांतर कहलाता है। ओके, चाहे दो कॉइलों के बीच का कोण जो कहलाता है कलांतर कहलाता है, ऐसे देखा जाएगा। तो कलांतर क्या होगा, तो कलांतर को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर डिफिनेशन अपन हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग क्या रहेगा हमारा, कलांतर, डिफरेंस। कलांतर किसको बोलेंगे यहां पर, तो कलांतर को डिफिनेशन देना हो तो कैसे डिफिनेशन दोगे, तो लिखेंगे किसी फ्लक्स में रखे गए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखना ध्यान से, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए दो चालकों या कुंडलियों या कुंडलियों के बीच का कोण, याद रखिएगा, के बीच का जो कोण है, कोण ही कलांतर कहलाता है। घटाने उठाने वाला बवाल छोड़िए, डायरेक्ट बोलिए कलांतर होता है चाहे कलांतर कराता है।
याद रखेंगे कला और कलांतर क्या होता है। तो कलांतर किसको बोलेंगे, दो चालकों के बीच का जो हमारा कोण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कलांतर बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज, हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए। ध्यान रहे, दो चालकों के बीच का जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा, कलांतर। चलते हैं जरा आगे, चलते हैं इसमें और देखते हैं कुछ चीजों को। कुछ चीजों को और देखते हैं इसमें। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, इसमें, जैसे आप लोग पहले से पढ़े होंगे, देखिए जो हमारा फेज होता है, फेज जो हमारा कला होता है, फेज होता है, आप लोग फेज पढ़ते हैं, कला नहीं बोलते हैं। तो जो आपका फेज होता है, कला होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। आप घर में सिंगल फेज की सप्लाई लाते हैं, थ्री फेज की सप्लाई लाते हैं, टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज, फाइव फेज, सिक्स फेज, तो हमारे फेज होते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए अपने घर में जो सप्लाई ला रहे हैं वो फेज जो होगा, एक हमारा होता है कौन सा, सिंगल फेज। सिंगल फेज में क्या होता है बाबू, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। देखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड, हम चलते हैं टू फेज। टू फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, एक और फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। चलते हैं नेक्स्ट, वो होता है कौन सा, थ्री फेज। तो थ्री फेज में क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगला कौन सा होता है, फोर फेज। कौन सा, फोर फेज। इसमें भी क्या होगा, फेज, 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 फेज और न्यूट्रल। इसी तरह हमारे चलते रहते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। लेकिन क्या हम इनफाइनाइट तक यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बात ये आ रही है। जो फेज है, सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, क्या हम इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा फेज होता है, कैसे बनता है, कैसे उसको बनाया जाता है जनरेटर में, सिंगल फेज कैसे बनाएंगे, टू फेज कैसे बनाएंगे, थ्री फेज कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। तो सिंगल फेज आपको पढ़ा चुके हैं, सिंगल फेज कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, इसमें हम किसका यूज करते हैं, मैक्सिमम सिंगल फेज का यूज करते हैं और थ्री फेज का यूज करते हैं। टू फेज और फोर फेज यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन मैं यहाँ पूरा बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है यूज और क्यों हम उसको यूज करते हैं, ये आपका पूरा रीजन यहाँ पे साथ में चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले। देखिए, हम सबसे पहले कोण का पता करेंगे। जैसे इसमें अकेले एक ही कोण, एक ही फेज है, एक ही फेज है तो कोण आपका कितना हो जाएगा, थीटा। जो दो फेजों के बीच का कोण होगा, टोटल कितना कोण होता है, 360 एक चक्र में। एक ही है तो कितना कोण बनेगा, 360 का। ठीक है, अगर मान लीजिए टू फेज यूज कर रहे हैं, टू फेज, तो दो फेज है ना, फेज और फेज, तो इन दोनों के बीच में कितने का कोण रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 360 टोटल कोण होता है। और दो लोग हैं तो दो का डिवाइड कर दीजिए, आपस में कितना कितना बांट लेंगे, 180। मतलब कितने का कोण रखेंगे हम, 180 डिग्री का। अब मान लीजिए थ्री फेज है तो फेज, फेज और फेज। जब थ्री फेज है तो कितने का कोण बनेगा इसमें, तो थीटा इक्वल टू हम कितना कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 120। आज समझ में, ऐसे कोण बांटना है, कितने कोण बनेंगे। अगर फोर फेज है, फेज हमारा फेज, फेज, फेज और फेज है, तो प्रत्येक फेज के बीच में का कोण कितना रहेगा, तो 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे हम, कितना डिग्री होगा, कैसे होगा। अब उसी तरह सब आगे बढ़ते रहेंगे और उसका एंगल बनता रहेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि अगर इतने का कोण होगा तो कैसे बनेगा, इतने का कोण होगा तो कैसे बनेगा। ओके, तो एक एक करके पढ़ेंगे कि कोण बांटेंगे, एंगल बांटेंगे और फिर पढ़ेंगे कि कैसे सिस्टम अलाउ होंगे। ओके, तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगला क्लास जो आपका हम लेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि इसमें फेज कैसे डिजाइन किया जाता है, सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे कि आप इसमें कैसे वेक्टर डायग्राम, कैसे आप इसमें डिजाइन करते हैं। ओके, तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं आप लोग, शायद सिंगल फेज के, पहले सिंगल फेज के बारे में बता दे रहे हैं। तो देखिए, सिंगल फेज के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं।
सिंगल फेज के बारे में आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट हम टू फेज से स्टार्ट करेंगे। अरे सिंगल फेज मतलब यही तो बताए थे कि मान लो ये हमारा एक यहाँ पर नॉर्थ हो, ये बता दिए हैं आपको हम, इधर नॉर्थ हो और इधर कौन सा हो बाबू, साउथ हो, एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ हो। तो इसमें कितने कंडक्टर रहेंगे, एक ही रहेंगे, एक कंडक्टर इसमें रख देते हैं। यह होता है ए और ये वाला ए डैश, चाहे तो ए डैश यहां भी ला सकते हो। मेन आपका ये होता है फेज, और ये क्या होता है, न्यूट्रल। एक को फेज मानते हैं और एक को न्यूट्रल मानते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था देखो, तो ग्राफ जो बनता था इसका ऐसे, हम केवल इसको लेकर बनाते थे ना, इसको तो ऊपर ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे आएगा तो नीचे, नीचे आएगा तो नीचे, ऊपर जाएगा तो ऊपर, ओके, ऐसे बनाते थे। तो ये आपका सिंगल फेज सप्लाई का था। एक मैं चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा एक चीज हिंट देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा एक हिंट ले लो इसके बारे में, थोड़ा सा एक हिंट देंगे। जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर था, ये हमारा कंडक्टर था ए और ए डैश। थोड़ा सा हिंट देंगे इसके बारे में। फिर दोनों साइड में एक मान लो नॉर्थ है और एक तरफ मान लो क्या है, साउथ है। एक तरफ नॉर्थ मान लो और एक तरफ साउथ मान लो। एक बात बताओ, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो जरा याद करना। देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो हमने क्या कहा था, जब ए ऊपर जाएगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ए इधर आएगा तो फिर जैसे ए चलेगा उसी के आधार पर ग्राफ बनेगा। ए देखो, ए जब ऊपर चल रहा था, यहां से अगर ए की बात करें तो ए के लिए मैंने ग्राफ किस तरह दिखाया था, वो ए ऊपर गया तो ए भी ऊपर गया, ए नीचे आया तो ए भी नीचे आया, ऐसे ग्राफ चला था। ठीक है बाबू, या इसके लिए था ए के लिए, ए है क्या, ए हमारा फेज है और ये भाई साहब क्या है, न्यूट्रल है। जरा न्यूट्रल की बात किया जाए तो उसका ग्राफ कैसे चलेगा, जरा न्यूट्रल की बात किया जाए तो जरा ध्यान देना। अगर न्यूट्रल की बात किया जाए तो उसका ग्राफ मैं दिखाना चाहूं तो न्यूट्रल का ग्राफ मैं कैसे दिखाऊंगा, जरा ये देखो। देखो जब ए भाई साहब ऊपर जा रहे थे तो ये नीचे आ रहा था, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ओके। अगर ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहा था, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएंगे। आया समझ में? तो देखो क्या हुआ इसमें, तुम देखे होगे ए भाई साहब फेज पॉजिटिव हो रहे हैं तो न्यूट्रल निगेटिव, फेज निगेटिव तो न्यूट्रल पॉजिटिव, फेज पॉजिटिव तो न्यूट्रल निगेटिव। इसका मतलब समझे तुम लोग क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आप सिंगल फेज सप्लाई का, मान लीजिए ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर है, इस जनरेटर से हमारे पास दो वायर निकलेंगे, एक होंगे फेज और एक होंगे न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। जनरेटर से हमारे, अरे भाई पूरा जनरेटर बना लो, ये पूरा जनरेटर ही मान लो है, इसे दो सप्लाई निकलेंगे। अब जब इसको लोड पर ले जाएंगे हम, जब लोड पे इसको ले जाएंगे तो देखो अगर फेज में धारा पॉजिटिव है मतलब फेज में धारा जा रही है, तो न्यूट्रल में निगेटिव है मतलब न्यूट्रल से वापस आएगा। कहने का मतलब ये था हमारा। अगले कंडीशन में, अगले कंडीशन में ये जीरो से कहां तक है, पाई तक है, ये भी जीरो से कहां तक है, पाई तक है। लेकिन अगर बात करें पाई से कहां तक, 2 पाई, तो ये निगेटिव हो गया। तो पाई से 2 पाई में बात करें तो देखो पाई से 2 पाई में जब ये निगेटिव होगा तो धारा इसमें आएगा और इससे धारा जाएगा। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए तो इसको अल्टरनेटिंग कहते हैं। ये आपका प्रोसेस चलेगा अगर सिंगल फेज सप्लाई होगा तो। ओके, कल पढ़ाएंगे आपको हम टू फेज सप्लाई, टू फेज सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसमें हम सप्लाई बनाते हैं टू फेज की सप्लाई को। ओके, मैं के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।